मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, जैसा कि पता है कि प्रतिदिन हमारी 12 बजे की क्लास होती है और ये जो क्लास है वो हिंदी की क्लास होती है। तो कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। गुड आफ्टरनून। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले साथियों, जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग है वो कानपुर में है, जहां पर मैप के द्वारा क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इसमें साथियों हमारा सुपर टेट, हमारा टारगेट है सुपर टेट 2022, ठीक है, जिसमें कि हम सीमित छात्रों को लेंगे इस बार, क्योंकि हमें उनका पूरा रिजल्ट देना है और पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी, जियोग्राफी जितना भी हो सकता है मैप के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैप के द्वारा जियोग्राफी चलेगी और फिगर के माध्यम से बायोलॉजी होगी। जो साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हम पे कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं 8318230573 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी में, देखिएगा पहला प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, लिखा है हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। किसकी बात कर रहा है? विदेशज शब्द की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विदेशज शब्द की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी में साथियों विदेशज शब्द मुख्यतः पूछे जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अंग्रेजी यानी इंग्लिश भाषा के शब्द, दूसरा साथियों अरब से आए अरबी शब्द, दूसरा साथियों फारस से आए फारसी शब्द। तो मुख्यतः जो विदेशी शब्द है वो कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के माने जाते हैं, अरबी, अंग्रेजी और फारसी। अब अरबी, अंग्रेजी और फारसी। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं। साथियों एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें फटाफट और जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि आज की जो क्लास है जो आपने इतने दिनों तक पढ़ा है, लगभग कई दिन से आप हमसे जुड़े हैं और लगातार आप क्लास ले रहे हैं और लगातार हमने इसको कम से कम आपको 15 डेज से इसको पढ़ा रहे हैं, विकारी और अविकारी को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको याद होगा पहला है 1 2 3 4। तो साथियों अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला है एक अर्थ वाले, एक अर्थी है। दूसरा साथियों कौन सा है? अनेक अर्थ वाले, कैसे हैं? अनेकार्थी हैं। साथियों कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके समान अर्थ होते हैं, समान अर्थ वाले समानार्थी हैं, और समानार्थी को ही क्या कहा जाता है? पर्यायवाची कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पर्यायवाची बोला जाता है। फिर साथियों चौथा है विपरीत अर्थ वाले। कौन से? विपरीत अर्थ वाले। विपरीत अर्थ वाले क्या होते हैं? विपरीतार्थी होते हैं। क्या होते हैं? विपरीतार्थी होते हैं। इन्हीं को विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न कहता है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द का प्रकार है। याद करिए, अगर बात करें एकार्थी किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर है। यौगिक की बात करें तो साथियों व्युत्पत्ति के आधार पर है। अगर हम देशज की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर है, और विकारी की बात करें साथियों तो रूप या परिवर्तन के आधार पर है। रूप, परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर है। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि रूप या प्रयोग, परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाए विकारी हैं और जिनमें परिवर्तन ना हो अविकारी हैं। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाना है? राइट विकल्प आपका जाना है सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कहता है शब्द जो समान अर्थ देते हैं कहलाते हैं। कहता है ऐसे शब्द बताइए जो समान अर्थ दें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए समान अर्थ, जो समान अर्थ देगा वो क्या कहलाएगा? समानार्थी कहलाएगा, और समान अर्थ वाले को ही साथियों क्या कहते हैं?
पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। एक अर्थ एकार्थी, अनेक अर्थ अनेकार्थी, समान अर्थ पर्यायवाची, विपरीत अर्थ विपरीतार्थी। तो शब्द जो समान अर्थ देते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहता है? भिन्न स्रोत, यानी एक तो स्रोत अलग हो और दूसरा स्रोत अलग हो। दोनों स्रोत कैसे हो? अलग अलग हो। ये स्रोत अलग, ये स्रोत अलग। ठीक है, तो इनसे जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? संकर कहलाएगा। अगर साथियों समान स्रोत से बन रहा है, समान स्रोत से बन रहा है और किसके अनुसार बन रहा है? व्युत्पत्ति के अनुसार बन रहा है, तो साथियों ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है समानार्थी समान शब्द, जिनके टुकड़े ना हो रूढ़, विदेश से आए विदेशी, और साथियों संकर की बात करें तो दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्द हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यौगिक शब्द की रचना होती है। अब यहाँ पर लिखा है यौगिक शब्द की रचना होती है, तो याद करिए जो यौगिक पार्ट है वो किसका है? व्युत्पत्ति का है। किसका? व्युत्पत्ति का। व्युत्पत्ति के तीन पार्ट थे, कौन कौन से? रूढ़ था, यौगिक था, और तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा योगारूढ़ था। क्या था? योगारूढ़ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो यौगिक है, यौगिक शब्द तीन प्रकार से बन रहा है। कैसे? शब्द के अगर आगे कुछ जोड़ दिया जाए तो भी शब्द बनेगा, ऐसे शब्द की रचना उपसर्ग से की जाएगी। दूसरा, कोई शब्द है उसके पीछे कुछ जोड़ दिया जाए तो भी यौगिक शब्द बनेगा, उसकी रचना प्रत्यय से की जाएगी। कोई शब्द है और उस शब्द में साथियों शब्द जोड़ दिया जाए तो भी एक नवीन शब्द बनेगा, और वह क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो यौगिक शब्द में क्या हो जाएगा? डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। तीनों से क्या होगा? तीनों से हो जाएगा। ठीक है, तीनों से होगा। एक सेकेंड, आगे देखिएगा। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहले लिखा है संकर। संकर क्या करता है? दो अलग अलग स्रोतों से बना होता है। दो अलग अलग स्रोत होते हैं। अगर हम साथियों विदेशज की बात करते हैं तो ये शब्द विदेशी होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? विदेश से आए होते हैं, इसे इनको विदेशी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची समान अर्थ के शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जबकि अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या होता है? यौगिक साथियों दो शब्द से मिलकर बना होता है। क्या होता है? दो शब्द से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं। तो साथियों इसके लिए आपको एक विकल्प और जोड़ना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं योग रूढ़। जब हमने दो को मिलाया, दो को जोड़ा, तो यहाँ पर तीसरा शब्द विशेष बन गया, और ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। तो इसका राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? ई विकल्प आपका राइट चला जाएगा। ई विकल्प आपका सही चला जाएगा। ठीक है, ई विकल्प इसका का राइट विकल्प हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन हमने बदल दिया है क्योंकि इसका ऑप्शन ही गलत था ना, इसका ऑप्शन गलत था। आगे देखिएगा, कहता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब बताइए रचना या बनावट के आधार पर, या यहाँ पर पूछा जा सकता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर पूछा जा सकता है व्युत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पर पूछा जा सकता है बनावट के आधार पर, यहाँ पर पूछा जा सकता है रचना के आधार पर। तो कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कितने? तीन प्रकार होते हैं।
तीन प्रकार कौन कौन से है? पहला है आपका रूढ़, दूसरा है आपका यौगिक और तीसरा है साथियों योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा। राइट विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण हैं। अब देखिए बहुब्रीहि समास क्या कहता है? बहुब्रीहि समास कहता है कि दो पदों से मिलाने पर, दो अलग अलग पदों को मिलाने पर जब यहाँ पर तीसरा पद निकल कर आए, तीसरा पद निकल कर आए जो विशेष अर्थ धारण करे, जो विशेष अर्थ धारण करे और इन दो पदों से भिन्न हो, यानी तीसरा अर्थ प्रकट करता है, उसको साथियों बहुब्रीहि कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो आपके योग रूढ़ से मिलते हैं। किससे? योग रूढ़ से मिलते हैं। यहाँ पर पहला कहता है संकर, संकर दो अलग अलग स्रोतों से बना होगा। यौगिक, यौगिक साथियों दो शब्दों से, शब्दांशों से मिलकर बना होगा। जरूरी नहीं दो शब्दों, शब्दांश भी हो सकते हैं। योग रूढ़ की बात करें तो दो अलग अलग शब्दों से बना होगा। योग रूढ़ जो होगा वो दो अलग अलग शब्दों से बना होगा, लेकिन जब हम मिलाएंगे तो उसका तीसरा अर्थ निकलेगा। साथियों यही बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। योगारूढ़ के जितने भी एग्जाम्पल होंगे सभी हमारे बहुब्रीहि के एग्जाम्पल हो जाएंगे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो साथियों ये समानार्थी होते हैं, समान अर्थ देने वाले होते हैं, समान अर्थ देते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न जल्दी से बताइए। जिन शब्दों पर ना तो लिंग का असर होगा, ना वचन का होगा, ना कारक का होगा, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको क्या कहेंगे? विकारी। भैया विकारी तो परिवर्तनशील है। विकारी क्या है? परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील है तो इसका मतलब परिवर्तन होगा। परिवर्तनशील है तो इसका मतलब क्या है? परिवर्तन होगा। परिवर्तन किसके अनुसार होगा? लिंग के अनुसार होगा, वचन के अनुसार होगा, कारक के अनुसार होगा। किसके अनुसार? कारक के अनुसार होगा। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं, कौन से? जो अविकारी शब्द होते हैं उन पर साथियों अविकारी, इन्हीं को अव्यय कहते हैं। और जो अव्यय है, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। संकर, संकर दो अलग अलग स्रोतों से जन्मा होगा और रूढ़ के कोई भाग नहीं किए जा सकते हैं। 10 का जो रिजल्ट होगा, यानी 10 का जो ऑप्शन होगा वो साथियों बी हो जाएगा। कोई प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? अविकारी पर नहीं पड़ता है। अविकारी घटते बढ़ते नहीं है, अविकारी शब्द घटते बढ़ते नहीं है। चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया व विशेषण है। तो हमने इसको एक लेके चलेंगे। जैसे हमने बच्चा ले लिया, संज्ञा ले लिया, ठीक है, और एक हमने क्रिया ले ली, बस दो को लेके चलेंगे, बाकी तो स्पष्ट हो जाएंगे ना। सर्वनाम तो बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर ले लेते हैं लड़का और क्रिया लेते हैं खेलता है। क्या कह दिया? लड़का खेलता है। यानी एक हमने कर्ता ले ली, एक हमने संज्ञा ले ली और एक हमने क्या ले ली? एक क्रिया ले ली। अब अगर हम लड़का का क्या करें? लड़का का हम लिंग बदल दें, लड़की कर दें। तो अगर यहाँ पर करते हैं लड़की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेलती, यानी ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। अगर यहाँ पे हम करते लड़के तो हम क्या कह देते? खेलते। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिया तो बदलती है और साथियों संज्ञा भी बदलती है। तो ये कैसे हो जाते हैं? विकारी हैं। ये कैसे हैं? विकारी शब्द हैं, ये विकारी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है जिसके कई सार्थक खंड हो सके। तो यहाँ पर रूढ़ के कोई सार्थक खंड नहीं होता है, यौगिक और मिश्रित कोई वाक्य होता ही नहीं है। योग रूढ़ की अगर हम बात करें, योग होने के बाद रूढ़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने कर लिया, यहाँ पर हमने एक चंद्रचूड़ कर लिया। क्या कर लिया? चंद्रचूड़ कर लिया। चंद्रचूड़ से क्या बना? शिव बन गया। तो शिव कैसा होगा? योग रूढ़ हो जाएगा। यानी योग होने के बाद उसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते।
लेकिन यौगिक शब्द है, जैसे यहाँ पर लिखा है विज्ञान, तो विज्ञान को अलग अलग कर सकते हैं, वी प्लस ज्ञान, ठीक है। जैसे लिखा है सामाजिक, अलग अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समाज प्लस एक, क्या कर सकते हैं, समाज प्लस एक। तो हम क्या कह सकते हैं, यौगिक को हम अलग अलग कर सकते हैं और किसी भी शब्द को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है ढिबरी देशज है, हमें पता नहीं चलता ढिबरी कब से चलती चली आ रही है, तो ये देसी भाषा का शब्द है। हम कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, पगड़ी क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, ठीक है। ढोर क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पुष्कर, पुष्कर जो है साथियों वो तत्सम शब्द है, कैसा है, तत्सम शब्द है। इसी का अगर हम बात करें तद्भव क्या होगा, तो साथियों इसका तद्भव हो जाएगा पोखर, क्या हो जाएगा, पोखर हो जाएगा। तो डी विकल्प इज द राइट विकल्प, डी विकल्प इज द राइट विकल्प। क्लियर, पुष्कर तालाब को कहते हैं बच्चा, पुष्कर को पोखर कहेंगे, पुष्कर को पोखर कहेंगे। सबसे पहले आप किसको टिक लगाओगे कि पुष्कर को पोखर कहते हैं, पुष्कर को पोखर कहते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर कह रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि कितने पुराने हैं कितने नए, ऐसे हम शब्दों को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले लिखा है तत्सम, तत्सम साथियों संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव संस्कृत शब्दों की हिंदी होती है, संस्कृत शब्दों की हिंदी होती है। अगर हम बात करें देशज, तो ये साथियों देश में जन्मे, हमारे देश में जन्मे। अब जब हमारे देश में जन्मे हैं तो कब जन्मे हैं इसका पता नहीं चलता, इसका पता नहीं चलता, ठीक है, इसका पता नहीं चलता। साथियों संकर की बात करें तो कैसे होता है, दो अलग अलग स्रोतों से बना हुआ एक जो शब्द होता है वह संकर शब्द कहलाता है। तो जब विदेशी आए होंगे, जब जो शब्द आया होगा उसी के अनुसार बना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प क्या जाएगा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको हम देशज कहते हैं, क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं, वह शब्द हमारे देशज कहलाते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है संकर शब्द का अर्थ है, कहता है संकर शब्द का क्या अर्थ है। पहला है तत्सम, तद्भव, विदेशज या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द, तद्भव का मतलब संस्कृत शब्द की हिंदी, संस्कृत शब्द की हिंदी, ठीक है। विदेशज का मतलब क्या है, विदेश से आया, विदेश से आया, ठीक है। तो संकर शब्द का क्या अर्थ है, दो अलग अलग भाषाओं से जो जन्मा है वही साथियों हमारा संकर शब्द होगा। अगला है रेलगाड़ी, देखिए जहां पर क्या लिखा है रेल और ये लिखा है गाड़ी। अब यहाँ पर जो आप रेल देख रहे हो, रेल को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जो गाड़ी है वो हमारा कैसा शब्द है, तद्भव है, कैसा है, तद्भव है। तो रेल और गाड़ी मिलकर क्या बन गई, रेलगाड़ी बन गई। शब्द कैसा हो जाएगा, संकर हो जाएगा, शब्द कैसा होगा, संकर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया व विशेषण शब्द हैं। अभी हमने संज्ञा पर बात कर चुके थे, अभी साथियों हमने क्रिया पर भी बात कर ली थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विशेषण लगा के और चेक कर लेते हैं, विशेषण लगा के चेक कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं, यह या लड़का अच्छा है, यानी अगर बात करें हमने क्या कहा, हमने कहा लड़का अच्छा है, यानी लड़के के अंदर गुण है कि लड़का कैसा है, अच्छा है। लड़के का गुण है कि लड़का अच्छा है, तो साथियों अच्छा क्या है, अच्छा ही विशेषण है। अगर हम कह दें लड़की, अगर हम कह दें लड़की तो क्या कहोगे, लड़की अच्छी है, यानी विशेषण चेंज हो गया। अगर हम यहीं पर कह दें लड़के तो आप क्या कहोगे, लड़के अच्छे हैं, क्या कहेंगे, लड़के अच्छे हैं, यानी इसमें भी परिवर्तन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं संज्ञा भी बदलती है
सर्वनाम भी बदलता है, क्रिया भी बदलती है और विशेषण भी बदलता है। ये सभी के सभी साथियों कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, लड़का अच्छा है, बहुत अच्छे, लड़का अच्छा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर कहता है वस्तु का नाम। किसका? वस्तु का नाम। यहाँ पर कहता है स्थान का नाम, यहाँ पर कहता है भाव का नाम, यहाँ पर कहता है विचार का नाम। कि किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, विचार का नाम, ये नाम क्या कहलाते हैं? ये नाम साथियों संज्ञा कहलाते हैं। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से ही याद किए होंगे। आगे देखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भाग होते हैं? यही प्रश्न वीडियो में भी पूछा जा चुका है। यह प्रश्न आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एसएससी इसको कई बार पूछ चुका है और हम ये नहीं कह सकते ये कभी भी ये आपके सुपरटेट में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अधिकतर हम क्या करते हैं, अधिकतर हम पांच याद करते हैं और उसी को हम टिक लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर, तो संज्ञा को दो तरह से बांटा गया है। पहला तो साथियों अर्थ के आधार पर और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। तो अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए 5 प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए 3 प्रकार होते हैं। पूछ दिया जाए कौन सा, तो साथियों यौगिक होता है, योगारूढ़ होता है और आपका रूढ़ होता है। ठीक है, ये किसके आधार पर होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर। तो राइट विकल्प आपका जाएगा ए। अर्थ की अगर हम बात करें, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होता है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा है आपका पदार्थवाचक। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। आगे कहता है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताइए कि जो स्त्रीत्व शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा होगी? अब देखिए यहाँ पर था कौन? स्त्री। स्त्री क्या है? जाति है, जाति है नारी। और इसमें क्या लग गया? त्वा लगा दिया गया। स्त्री प्लस त्वा क्या हो गया? स्त्रीत्व हो गया। अब ये जो स्त्रीत्व है ये क्या है? ये भाव है। किसका? स्त्री का। किसका है? स्त्री का। तो याद रखिएगा, जातिवाचक जो आपके सर्वनाम हो, जातिवाचक जो संज्ञा होती हैं, इसमें ता, पन, त्वा, ठीक है, पा आदि लगा के क्या बनता है? जातिवाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा में ता, पन, त्वा, पा ये जोड़ने पर क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प जाएगा सी। क्या जाएगा? सी जाएगा। अगर यहीं पर द्रव्य की बात करें, किसकी? द्रव्य की बात करें। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य होता है पदार्थ। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य होता है पदार्थ। अगर साथियों हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति होते हैं पार्टिकुलर नाम, जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, किसी स्थान विशेष का नाम है। तो ये जो पार्टिकुलर नाम होते हैं ना, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करते हैं, वो व्यक्तिवाचक होता है। और व्यक्तियों का वो जो समूह होता है ना, जो व्यक्तियों की कास्ट होती है, जो उनकी वैल्यू होती है, जो जाति होती है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आगे देखिएगा, ठीक है, टारगेट सुपरटेट। अगर किसी को भी मैथ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, और अगर वो हमारे कानपुर एरिया का रहने वाला है तो वो अवश्य ही जुड़ सकता है। सुबह सर की 8 बजे से ऑफलाइन कोचिंग होती है, जिसमें आपको एक एक अक्षर समझा के पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई भी साथी हमारा इच्छुक है तो अवश्य ही हमारी क्लास से जुड़िए, आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आगे देखिए, कहता है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। क्या कहता है? बुढ़ापा, है ना। तो अभी हमने आपको बताया था, अभी क्या बताया था? अभी एक छोटी सी बात बताई थी कि जो जातिवाचक है, जो जातिवाचक संज्ञा है, उनमें हम ता जोड़ते हैं,
त्वा जोड़ते हैं, पन जोड़ते हैं या पा जोड़ते हैं तो कैसी संज्ञा बन जाती है? तो साथियों भाववाचक संज्ञा बनती है। अब देखिए बूढ़ा क्या है? बूढ़ा एक जाति है। बूढ़ा क्या है? जाति है ना? या हम कह सकते हैं बूढ़ा एक गुण है। तो बूढ़ा में अगर हम क्या लगा दें? पा लगा दें तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। और साथियों जो बुढ़ापा है वो क्या है? भाव है। बूढ़े का भाव है बुढ़ापा। बूढ़े का भाव क्या है? बुढ़ापा है। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बहुत बढ़िया, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? साथियों कभी भी अगर आपको संज्ञा शब्द ढूंढना है, आप क्या करो? आप साथियों संज्ञा के आगे भी संज्ञा लगा लो, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? उसमें एक शब्द ऐसा होगा जो इस शब्द के साथ मेल नहीं बैठा रहा होगा। बाकी शब्द मेल बिठाएंगे, जो मेल बिठाएंगे वही संज्ञा नहीं हो, जो मेल बिठाएंगे वो संज्ञा नहीं होंगे, और जो मेल बिठाएगा, फिर से देखिए, जो मेल बिठा रहा होगा वो संज्ञा नहीं होगा, जो मेल नहीं बिठाएगा वही संज्ञा होगा। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर से कहें क्रुद्ध व्यक्ति, क्या कहें? क्रुद्ध व्यक्ति, ये तो मेल खा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है? जो मेल खा रहा होगा वो विशेषण होगा, और जो मेल नहीं खाएगा वो संज्ञा होगी। यहाँ पर कहीं कोई संज्ञा संज्ञा के साथ नहीं जुड़ पाएगी। यहाँ पर कहा जाएगा क्रोध व्यक्ति, क्या कहा जाएगा? क्रोध व्यक्ति नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? यही संज्ञा होगी। आगे भी देख लेते हैं, कहा क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति ये भी मेल खा गया। अगर हम कहें क्रोधित व्यक्ति तो ये भी मेल खा गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, ठीक है? लेकिन जो साथियों क्रोध है, क्रोध क्या है? क्रोध संज्ञा है। क्रोध क्या है? क्रोध संज्ञा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्रोध क्या है? क्रोध साथियों संज्ञा है। क्रोध क्या है? क्रोध संज्ञा है। बाकी ये जो तीन है ये आपके क्या है? विशेषण है। बाकी ये क्या है? विशेषण है, ठीक है? अब आगे देखिएगा, भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्या कह रहा है? भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब यहाँ पर भाव की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है? भाव की बात। तो लड़कापन नहीं होता है, लड़काई नहीं होता है, लड़कपन होता है। क्या होता है? लड़कपन होता है। तो यहाँ पर लड़के का भाव क्या पूछा जाए? लड़के का भाव। तो लड़के का भाव क्या होता है? लड़के का भाव होता है लड़कपन। क्या होता है? लड़कपन। तो सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिएगा, अगला कहता है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या कहता है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो पहला है शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। अब देखिए, गुरु है, शिष्य है, स्त्री है, पुरुष है, ये क्या होते हैं? ये जातिवाचक है। मनुष्य क्या है? जातिवाचक है। अब हमने फिर से आपको बताया वीर पुरुष कह सकते हैं ना, तो यानी जो वीर है वो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अब यहाँ पर शत्रु में क्या लगा है? ता लगा है, अर्थात शत्रु क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा होगी। शत्रु का भाव है शत्रुता। शत्रु क्या है? शत्रु है, मित्र है, ये जाति है। शत्रु मित्र क्या है? ये जाति है। उनमें ता लग गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। आगे देखिएगा, कहता है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर पूछ रहा है? अर्थ के आधार पर पूछ रहा है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो क्या कहोगे? चार होते हैं। कितने? चार होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी होता है, अनेकार्थी होता है, अनेकार्थी होता है, समानार्थी होता है, समानार्थी होता है, विपरीतार्थी होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या कह रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्ति के नाम। किसके नाम? व्यक्ति के नाम। अब यहाँ पर कहता है गाय। गाय क्या है? जाति है। आप देखते हो गाय बहुत सी है,
नाम नहीं है। गाय एक जाति को बताता है, गाय है ना, सफेद गाय, काली, ये सब गाय की जाति है। पहाड़, तो ये भी क्या है साथियों, जाति है। यमुना, यमुना नाम है, जाति, इसकी जाति अगर पूछी जाए तो इसकी जाति है नदी, लेकिन यमुना क्या है, यमुना, यमुना नाम है। यमुना क्या है, नाम है। नाम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। आम, आम की अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 26 का सी राइट होगा, 26 का सी राइट होगा। ठीक है, 26 का सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए मनुष्य, मनुष्य क्या है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। अगर बात करें बालक, तो बालक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें जवान, जैसे नौजवान है ना, तो जो जवान है वो भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर बात करें सुंदर, किसको, सुंदर, तो सुंदर जातिवाचक नहीं होकर क्या है, विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है। इसका राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, सी जाएगा। राइट विकल्प क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। क्लियर, सी चला जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा है कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिएगा उतराई, ध्यान से देखिएगा, लड़ाई, चतुराई और मिठाई, है ना। तो चतुर, यहाँ से चतुर से क्या बना, चतुराई बना। लड़ाई बना, लड़ाई तो भाव होती है ना, लड़ना का भाव लड़ाई। उतराई, जो उतराई होता है ना, उतराई क्रिया है, जबकि लड़ने का भाव है, लड़ने का भाव है लड़ाई, लड़ने का भाव है लड़ाई। आप किसी से लड़ते हो ना, तो किस भाव से लड़ते हो, लड़ाई के भाव से लड़ते हो। लेकिन यहाँ उतराई क्या है, उतराई साथियों क्रिया है, उतराना, उतराई। ठीक है, उतराई कोई भाव नहीं, उतराई एक क्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। ये संज्ञा नहीं होके क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। डी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न कहता है जातिवाचक संज्ञा बताइए। जब प्रश्न आए जातिवाचक, जातिवाचक से हमें क्या बताना है, जातिवाचक से साथियों व्यक्ति की जाति बतानी है। क्या बतानी है, व्यक्ति की जाति बतानी है। पहला है लड़का, जातिवाचक है, बिल्कुल सही। नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। सेना, सेना आपकी क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। श्याम, श्याम नाम है और नाम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। दुख क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा भाववाचक, क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, पहला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला कहता है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। आपने सुना होगा प्रेम ही मेरा प्रेम किशन है, यानी जो प्रेम है, प्रेम है क्या, प्रेम साथियों एक भाव है। क्या है, प्रेम भाव है, बैर भाव है, दुख भाव है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, भाव है। पहला लिखा है अव्यय है, नहीं है, क्रिया है, नहीं है, विशेषण भी नहीं है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पहला विकल्प आपका राइट चला जाएगा, पहला विकल्प आपका राइट चला जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो साथियों ये रहा आपका आज का जो सेशन था, वो यही तक था। अब मिलते हैं कल, फिर से इसी चैनल पे मिलेंगे। और हाँ, कल आपकी मैराथन क्लास होगी ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे साथियों आपका महा मैराथन होगा, याद रखिएगा। और इस क्लास से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि इसमें साथियों हम आपका कंप्लीट हिंदी का टेस्ट कराते हैं, कंप्लीट हिंदी का टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो अवश्य ही जुड़िए 12 बजे की क्लास से। कल महामैराथन क्लास होगी, इसमें आपको पूरे के पूरे लगभग 100-150 क्वेश्चन, कम से कम आपसे को 51 क्वेश्चन तो कराएंगे। सोच रहे इस बार क्वेश्चन बढ़ा दें, लगभग 100 क्वेश्चन कर दें। तो देखते हैं कब तक रहती है क्लास। तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। 25 फिर से बता दें, 1 सेकेंड, 25 फिर से बता दें, 1 मिनट रुक जाओ।
आ गया 25। भाई 25 में कुछ नहीं है, देखिए पूछा है अर्थ के आधार से, अर्थ के विचार से संज्ञा। अच्छा 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 अच्छा, सो सॉरी, अर्थ के विचार से संज्ञा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अर्थ के आधार से संज्ञा पूछ रहा है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की होती हैं। इसको फिर से देख लीजिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा जातिवाचक होता है, तीसरा भाववाचक होता है, चतुर्थ आपका समूहवाचक होता है, और फिफ्थ आपका पदार्थवाचक होता है। ठीक है, तो उस अर्थ के आधार पर संज्ञा पूछ रहा था, हमने शब्द के भेद आपको बता दिए। आई एम सो सॉरी। तो इसका राइट विकल्प साथियों क्या होगा? राइट विकल्प हो जाएगा आपका, राइट विकल्प आपका हो जाएगा साथियों बी। ठीक है, 5। चलिए, धन्यवाद।